जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे। पेपर नज़दीक ही है, दिन पड़े हैं सिर्फ 9, ऐसे मान लो। दिन तो वैसे पड़े हैं 14, लेकिन मेरे तरीके से 9 या 10 दिन है। 10 दिन में मेरे को अब तुम्हें लगभग 400-500 प्रश्न करवाने हैं, तो 400-500 कोशिश करेंगे जल्दी। और लास्ट वाले दिन एक मैराथन ले आएंगे। आप कंटिन्यूस क्लास को देखो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप जितना आपने पढ़ा ना उसका रिवीजन हो जाएगा सारा, और ये भी पता लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो सही है या गलत पढ़ लिया। तो ये चीज़ है। चलो पहला प्रश्न पढ़ो ध्यान से, और पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। गुरुजी पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? जागीरदार जो होते थे वो व्यवस्था किस पर आधारित थी? इन चारों में से आप प्रश्न बताओ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, आपने राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सांसी। सांसी जो जनजाति है वो राजस्थान के सर्वाधिक भरतपुर जिले के अंदर निवास करती है। सांसी जनजाति के अंदर 2 वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग कितने? 2, जिसमें एक वर्ग का नाम है बीजा और दूसरे वर्ग का नाम क्या है? माला। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बीजा और माला जो 2 वर्ग पाए जाते हैं अब वो किस जनजाति के अंदर पाए जाते हैं, तो आपका राइट उत्तर क्या होना चाहिए? सांसी। ऐसे ही 2 वर्ग आते हैं मीणा जनजाति में। किसमें? मीणा। मीणा जनजाति में एक आता है चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, और एक आता है जमींदार मीणा, जमींदार मीणा। सुना होगा कि साडा बापू जमींदार किथे लेके दे दू कार। तो जमींदार मीणा जो थे वो कार नहीं लेके दे सके, इसलिए निम्न वर्ग के होते हैं, और चौकीदार मीणा जो होते हैं वो उच्च वर्ग के होते हैं। और अगर सांसी में गुरुजी पूछे उच्च वर्ग के, तो बीजा उच्च वर्ग के होते हैं, माला निम्न वर्ग के होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। गुरुजी मीणा राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? अब मीणा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जयपुर जिले के अंदर निवास करते हैं, तो ये आप याद रखना। और इसके अंदर एक विवाह है मोरनी मांडना। मोरनी मांडना जो विवाह है वो किसके अंदर है? मोरनी मांडना, मांडना। तो वो विवाह किसके अंदर है? वो है मीणाओं के अंदर। और मीणा लोग संकट में बोलते हैं किक मारी, किक मारी। जबकि बिल्लों के छोटे बच्चों को क्या कहते थे? बिल्लों के छोटे बच्चों को कहते हैं किका। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किका। किका प्रताप के बचपन का नाम था। याद रखना, अच्छी तरह से नाम याद रखना, ये वाली बात, ठीक है गुरुजी। तो आप ये बताओ जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये जो व्यवस्था थी वो रक्त संबंध में कुलीन भावना पर आधारित थी। रक्त संबंध में कुलीन भावना पर आधारित थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, आप याद रखना। और नेक्स्ट प्रश्न, रियासत काल के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? रियासत, जागीर, परगना, ग्राम। देखो मैं तुम्हें बताऊं, रियासत की अगर हम बात करें, रियासत, रियासत से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में जो बड़ी रियासत थी। और दूसरा प्रश्न आ सकता है छोटी रियासत कौन सी थी? मैं तुम्हें बता दूं, क्षेत्रफल की जो सबसे बड़ी रियासत थी उसका नाम था मारवाड़ रियासत। छोटी रियासत जो रियासत काल के अंदर यानी एकीकरण से पहले छोटी रियासत थी उसका नाम था शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। गुरुजी शाहपुरा कहां पर पड़ता है? शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी गुरुजी? कुल रियासतों की संख्या कितनी थी उस समय? 19, जिसमें सबसे बड़ी थी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या में सबसे बड़ी पूछे तो ढूंढाड़। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ढूंढाड़। और छोटी पूछे तो शाहपुरा। ये तो सेम ही होगा छोटी में। तो प्रश्न पूछे रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए कब हुई? रियासती विभाग की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 यानी 1947 में की गई थी। रियासती विभाग की स्थापना कब की? 5 जुलाई 1947 के अंदर रियासती विभाग की स्थापना की। तो सबसे छोटी जो रियासत हुआ करती थी, सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी गांव। आपको पता होगा सबसे छोटी इकाई गांव से शुरुआत होती है। और यही मैं आपको जानकारी दूं, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। राजस्थान की पहली जो ग्राम पंचायत है वो कहाँ खुली थी? पंचायत में राजस्थान की पहली जो पंचायत है वो खुली थी बगदरी गांव के अंदर, बगदरी गांव। और बगदरी गांव के अंदर अगर हम बात करें ये कहाँ पड़ता है, तो बगदरी गांव बोलो कहाँ पर है? बगदरी गांव नागौर में। यहाँ पंचायती व्यवस्था की जो शुरुआत होती है, पंचायती व्यवस्था की शुरुआत होती है वो होती है 2 अक्टूबर 1959। एक समिति थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की सिफारिश के ऊपर यह समिति कब आई गुरुजी? ये आई 1957।
1957 बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर बगदरी गांव के अंदर, गुरुजी बगदरी गांव में इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन वो किसने किया था? उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद जो खुली थी वो आंध्र प्रदेश में, तो याद रखना 2 जगह खुली है, राजस्थान प्लस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कब खुली थी? 11 अक्टूबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, आप याद रखना। तो आओ तीसरे प्रश्न की ओर। बस अब रिवीजन ही करना है, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी बातें सुनना, और एक ईयरफोन का स्पीड तो करना ही मत, मैं आगे बहुत तेज बोल रहा हूं, तो वो चीज है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मावठ वर्षा होती है वो किस फसल के लिए लाभदायक होती है? चलो सबसे पहले देखते हैं मावठ वर्षा किसके लिए लाभदायक होती है, मतलब होती किस प्रकार है। ये राजस्थान, भारत के अंदर समझोगे तो थोड़ा अच्छा जल्दी समझ में आ जाएगा। इधर है कैस्पियन सागर, कहां से होती है? देखो बहुत प्रश्न आते हैं इसमें, कैस्पियन सागर। और इधर जो है वो है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, बिल्कुल गुरुजी है। तो अब सुनना ध्यान से मेरी बात। इधर से ये हवाएं आती हैं, इधर से क्या आती हैं? हवाएं, सूखी हवाएं होती हैं, लेकिन इसके अंदर आने के बाद जल भर लेती हैं ये, और जल भरने के बाद ये इस प्रकार इनका रुझान ये हो जाता है। अच्छा, ये जो मावठ वर्षा है ये किस कारण होती है? ये पश्चिम दिशा से आ रही है, इसलिए होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। गुरुजी कौन से महीने में होती है? मावठ वर्षा जो है वो होती है शीतकाल के अंदर। कहां होती है? शीतकाल के अंदर। शीतकाल का महीना होता है मिड दिसंबर से लेकर फरवरी तक, मिड दिसंबर से यानी मध्य दिसंबर से फरवरी तक। शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं इसको। यहां ये जो वर्षा होती है वो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर होती है? बीकानेर। और भारत में सर्वाधिक ये वर्षा कौन से राज्य में होती है? पंजाब। अगर राजस्थान का जिला पूछे तो बीकानेर, और भारत में पूछे तो सर्वाधिक कहां होती है? पंजाब के अंदर। शीतकालीन वर्षा इसे मावठ वर्षा कहते हैं, मावठ वर्षा। इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। इसे सुनहरी बूंदे कहते हैं, सुनहरी बूंदे। ऐसे ही शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं। शीतकालीन वर्षा कहां से होती है? तो याद रखना कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से। और वैसे मानसून जो आता है वो कहां से आता है? हिंद महासागर से। बोलो मानसून कहां से आता है? हिंद महासागर। मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महासागर के। गुरुजी मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मानसून की जो खोज की थी वो अरबी यात्रियों द्वारा की गई है। और एक नाम पूछे व्यक्ति का तो याद रखना, मानसून की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? अल मसूदी। अल मसूदी ने मानसून की क्या की थी? खोज की थी। तो मावठ वर्षा जो है वो किस फसल के लिए लाभदायक है? मावठ वर्षा जो है वो रबी की फसल के लिए, यानी मावठ ना वो रबी है, मावठ जो है वो रबी की फसल के लिए। रबी में भी सर्वाधिक कौन सी? चना और गेहूं, इसके लिए सर्वाधिक ज्यादा लाभदायक ये फसल मानी जाती है। समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट प्रश्न। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों के अंदर फैला हुआ है? राजस्थान में थार का मरुस्थल की अगर अपने बात करें तो इस प्रकार से ये थार का मरुस्थल है, ये इधर वाला थार का जो मरुस्थल है। चलो मैं अच्छी तरह समझाता हूं आपको, ये प्रश्न आएगा। ये ये इस प्रकार से फैला हुआ है थार का मरुस्थल, ये वाला। ये थार का मरुस्थल है दोस्त मेरे। देखो थार के मरुस्थल की अगर अपने बात करें तो ये राजस्थान के 12 जिलों के अंदर है। कितने जिलों में? ये 12 जिलों में। लेकिन याद रखना 12 प्लस उत्तरी सिरोही, उत्तरी, लेकिन 13 नहीं गिना जाएगा इसको, उत्तरी भाग ही आता है सिरोही का। याद रखना 12 जिले हो गए, 13 जिले वो हो गए। अच्छा, एक वर्षा रेखा यहां से गुजरती है इसके, और एक वर्षा रेखा यहां से गुजरती है, और एक वर्षा रेखा जो है वो यहां से गुजरती है ऐसे। इस रेखा का नाम है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका नाम है 25 दूनी। देखो क्या क्या प्रश्न आएंगे, सुनो ध्यान से सारे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह जैसलमेर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली, मरुस्थल को कितने भागों में? 2 भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है।
राजस्थान को 2 भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब देखो क्या क्या प्रश्न आएंगे। अब आपसे प्रश्न अगर पूछे मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एक तो ये आ जाएगा। एक आपको याद रखना है डांग विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम। एक आपको याद रखना मगरा विकास कार्यक्रम, मगरा विकास कार्यक्रम। और एक आपको याद रखना है वो रखना है रूख बायला कार्यक्रम, रूख बायला कार्यक्रम। ठीक है, चलो एक बार इतने देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे मरु, देखो मरु में ये आ रहा है ऐसे 7, तो याद रखना 1977-78 के अंदर, 1977 में कौन सा आया था? मरु विकास। ये राजस्थान के 16 जिलों में कार्यरत है मरु विकास कार्यक्रम। कितने जिलों में? 16 में। डांग विकास, अरे डांग को याद रखो 94-95, 1994-95 में। ये राजस्थान के कितने जिलों में है? 8 जिलों के अंदर चल रहा है। मगरा, देखो मगर बात तो मगर 5 की है, 2005 और 6, और ये राजस्थान के 5 जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में? 5। रूख वाइला, रूख वाइला जो कार्यक्रम है वो कब चलाया? 1986 में। 1986 में ही राजस्थान के राज्य नृत्य जिसका नाम क्या है? घूमर, घूमर को राज्य नृत्य का जो दर्जा दिया गया, अब वो कब दिया गया? वो दिया गया 1986 में। राजस्थान की आत्मा, सभी नृत्यों का सिरमौर, किस नृत्य को कहते हैं? घूमर। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? घूमर नृत्य जो है वो गणगौर है। और राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार किसे कहते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक गीत जो गाए जाते हैं वो कहा जाते हैं? गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12। मरुस्थल कितने जिलों में है? 12। ये प्रश्न तुम याद रखना। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा सुनो ध्यान से। अरावली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? किसके संबंध में पूछा है? अरावली। ले भाई, अरावली की बात बताएं। अरावली मरुस्थल का प्रसार रोकने का कार्यक्रम काम करती है? बिल्कुल करती है मेरे भाई। ये अपना अरावली पर्वतमाला है और यहां इस प्रकार से अरावली फैली है, तो मरुस्थल को तो रोकेगी, बिल्कुल रोक दिया। अरावली से राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है? बिल्कुल होता है। अरावली से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ कहां है? राजस्थान में है। अरावली के कारण ही पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का विकास हुआ था? बिल्कुल हुआ था। इसके कारण ही, अगर मान लो ये नहीं होता ना तो मरुस्थल बहुत आगे तक चला जाता, फिर विकास ही नहीं होता। विकास इसके कारण हुआ था। अरावली क्षेत्र में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है? क्यों पाई जाती है? बहुत पाई जाती है। तो इसका राइट उत्तर ऐसे बताना है ना, तो इसका ये होगा। जैव विविधता पाई कहां जाएगी? जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे, वो कहां पाए जाएंगे? जहां पर पहाड़ होंगे, नदियां होंगी, वहीं पाए जाएंगे ना। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखो, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली का जो मतलब होता है वो होता है चोटियों की पंक्ति। चोटियों की पंक्ति। अरावली का मतलब क्या होता है? चोटियों की पंक्ति। अरावली का जो उद्गम होता है वो मिनी कोय से होता है। मिनी कोय, इसलिए आप प्रश्न रखना अरावली की माता किसे कहते हैं? मिनी कोय को। जबकि प्रश्न पूछे अरावली का पिता, तो याद रखना अरब सागर। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कितनी है? 550। कहां पर है? राजस्थान में। अरावली 692 किलोमीटर कितने राज्यों में है? एक तो गुजरात के अंदर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा। तो इतने राज्यों के अंदर अरावली पर्वतमाला जो है वो विस्तृत है, यानी 3 राज्यों में फैली है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? दिल्ली। ठीक है। और 550 और स्कल्पचर पार्क पूछे कहाँ है? तो भी कहाँ है? वो भी दिल्ली के अंदर है। देखो क्या क्या प्रश्न आ जाएंगे। स्कल्पचर पार्क पहला पूछे प्रथम, तो माधवेंद्र। माधवेंद्र कहां पर है? जयपुर के अंदर। अब नवीनतम पूछे तो बीकानेर भवन। बीकानेर भवन कहां पर है? दिल्ली। ठीक है। अरावली का सबसे पहले वर्णन जो किया था, अरावली का सबसे पहले वो ईरान हो गया था 23 में। ईरान से याद रखना एम हेरोन। एम हेरोन ने अरावली का सबसे पहले क्या किया था? वर्णन। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। गुरु शिखर कितना ऊंचा है? 1722 मीटर। और राजस्थान के कौन से जिले में है? माउंट आबू सिरोही के अंदर।
दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? शेर। शेर भी कहां पर है? सिरोही। तीसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? दिलवाड़ा। तो ऐसे 3 याद रखना क्रम से, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो अपने आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, 56 का मैदान किन जिलों में विस्तृत है? देखो 56 की मैदान की बात करें तो ये इस प्रकार राजस्थान है, और यहां से ऐसे नदी बहती है जिसका नाम है माही। कौन सी नदी बनाती है? माही नदी। एक मैदान जिसका नाम है 56 का मैदान, माही नदी 2 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए व बी। क्या बता? 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है? बिल्कुल ये सही बात है। देखो कैसे, माही नदी जो है वो प्रतापगढ़ में भी जाती है, डूंगरपुर में भी जाती है, और बांसवाड़ा इसके अंदर तो आई है। तो इसमें पूछा है ना उस ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका राइट उत्तर होगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। करौली के अंदर एक बांध है, पांचना बांध। कौन सा बांध? बताया जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? पांचना बांध। प्रतापगढ़ के अंदर है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। काकापुरी की दरगाह वो कहां पर है? प्रतापगढ़ में। और बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। ठीक है, याद रखना। और अब देखो क्या पूछा है? 56 का पर्वत पूछे तो कहाँ है, और 56 अकाल कहाँ पड़ा था? ये 2 प्रश्न और आ सकते हैं। देखो 56 की पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा पर्वत भी कहाँ है? नाकोड़ा, हल्देश्वर, ये सारे के सारे पर्वत कहाँ हैं? ये बाड़मेर के अंदर है। और ग्रेनाइट पर्वत, जबकि ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। 56 का अकाल जो पड़ा था वो बीकानेर में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? बीकानेर में। कब पड़ा? 1899 1900 के बीच में। और 57 जोड़ देना अगर विक्रम संवत पूछे तो। और महाराजा गंगा सिंह के टाइम आया था ना, किसके टाइम पड़ा था? गंगा सिंह। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि खरीफ की फसल कौन सी है? कौन सी भाई? खरीफ की फसल जो है वो है बाजरा। खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा। ठीक है, देखो कैसे याद करना है। खरीफ की अगर मैं आपको बात बताऊं, 3 अक्षर वाले नाम है, तो 3 अक्षर वाली लगभग फसलें जो है वो किसकी होंगी? खरीफ की। जैसे बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है? अलवर और जयपुर के अंदर। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो बाजरा सर्वाधिक कहां होता है? बाड़मेर के अंदर। अगर आपसे पूछे सबसे ताकतवर अनाज कौन सा है, वो यही है। खरीफ की फसलों में सर्वाधिक किसको बोया जाता है? ये एक अफ्रीकन पौधा ऐसे बताया जाता है। ये क्या है? एक अफ्रीकन पौधा। RHB वो नाम आएंगे वो सारे बाजरा के होंगे। चरी दो नाम किसका है? किस्म किसकी है? बाजरा की। लेकिन अगर पूछे राजस्थान चरी किसकी है? राजस्थान चरी वो ज्वार की है। राजस्थान चरी जो किस्म है वो किसकी है? ज्वार की। ये बात याद रखना। चने की अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छा आप मेरे को एक बात आओ, माही इधर लिख देता हूं, माही, कावेरी, चंबल, माही सुगंधा, ये सारी किस्में जो है वो चावल की हैं। किसकी? नदियों के नाम आए तो क्या करोगे? चावल। ठीक है। जौ कहते हैं गरीब का अनाज। गरीब का अनाज किसे कहते हैं? जौ को कहते हैं। जौ से शराब बनती है। जौ से क्या बनती है? शराब। अब शराब से देखना क्या क्या प्रश्न आएंगे। राजस्थान में शराब सर्वाधिक कहाँ बनती है? बोलो। अलवर। कहाँ बनती है? अलवर। अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को। और पूछे शराब प्रसिद्ध कहाँ की है? एक तो होता है बनती ज़्यादा कहाँ है, और एक पूछे प्रसिद्ध है मेहनसर की। मेहनसर कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। और झुंझुनू के अंदर, मेहनसर के अंदर याद रखना आप कि सोने चांदी की वैली फेमस है। सोने चांदी की हवेली। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से असंगत बताना है।
देखो आप ना एग्जाम में बस इनको अंडरलाइन कर लेना, क्या पूछ रहा है वो, असंगत पूछ रहा है, असंगत पूछ रहा है। रबी की फसल की जुताई गर्मियों में प्रारंभ होती है, बिल्कुल गलत बात है, रबी कहाँ गर्मियों में बोते हैं। खरीफ की फसल की बुआई वर्षा ऋतु में प्रारंभ की जाती है, बिल्कुल ये सही बात है। जायद की फसल मुख्य खरबूजा, तरबूज, ककड़ी यही होती है, सही बात है। मावट का सर्वाधिक लाभ खरीफ को मिलता है, नहीं, मावट का सर्वाधिक रबी को मिलता है। तो इसका राइट उत्तर ये 2 हो जाएंगे, ये और ये, सॉरी 1 और 4, तो ये रहा। ठीक है, आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा। इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1964 में हुई। अब देखो क्या क्या प्रश्न याद रखने हैं। प्रथम लिखा रहा हूं सारा। पर्यटन नीति प्रथम, वन नीति, सौर ऊर्जा नीति, खनिज नीति, औद्योगिक नीति, पवन ऊर्जा नीति। प्रश्न आ जाएगा भाई, एक ध्यान से सुनना। पर्यटन नीति आई थी 2001 के अंदर, वन नीति आई 2010 में। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ये किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान की। सौर, देखो सौर के ऊपर 2 डंडे ऐसे 11, 2011। खनिज आई थी 1978 में, और औद्योगिक नीति भी 1978 में। पवन ऊर्जा जो नीति है वो आई 2012 में, 2012 के अंदर। ये दोनों उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। 2011 में मुख्यमंत्री जो थे वो अशोक गहलोत, और 2010 में भी अशोक गहलोत, और 2001 में भी अशोक गहलोत, और 2012 में भी अशोक गहलोत। जादूगर है वास्तव में, इतना काल दिखा गया। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है? मतलब पूर्वी राजस्थान की कौन सी नहीं है? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी, अच्छा पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा माइंड चाहिए। माइंड कैसे चाहिए वो तुम्हारे में अच्छा खासा भरा हुआ है। देखो अहिर वाटी का मतलब, मैं तुम्हें ये सारी भाषाएं लिख देता हूँ जितनी जो लिखी है, ये राजस्थान है। ऐसे अलवर, ऐसे अहिर वाटी। अहिर वाटी जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? अलवर में। अहिर वाटी को ही कहा जाता है राठी या राठ। देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है? वो सिरोही में। सिरोही में देखो बाटी ले लेके सिरोही में बैठा, चार ये नहीं रोही में बैठा है, तो रोही में याद रखियो देवड़ा बाटी। बोलो याद हो जाएगी। बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, इसे बागड़ी कह दो, भिल्ली कह दो, जो भी तारो जिक्र है वो कह दो। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास, कौन सी? ढूंढाड़ी। दो सब वगैरह ना यहां पर। हाड़ौती इस क्षेत्र में। अगर ऐसा देखा जाए तो ये लगभग ये तीनों भाषा ये पूर्वी राजस्थान ले लेती है, ये दक्षिणी राजस्थान में है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा। ये इधर वाली है ना सारी ढूंढाड़ी की ही उपबोलियां है, ये याद रखना। और एक और याद रखना, हाड़ौती की एक बोली है जिसका नाम है मालवी, और मालवी की उपबोली है निमाड़ी व रागड़ी। निमाड़ी, रागड़ी, तागड़ी, इस प्रकार से जो भी आए ना वो आप हाड़ौती ही मालवी करना। मारबंडी याद आ गया? ये कैसा खेल है? ग्रामीण खेल है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, रीट में, याद रखना। ग्रामीण खेल है मारबंडी, ठीक है? बहुत खेला होगा तुमने मारबंडी, खेल खेल के बड़ा आया हो। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को भादुआ में आती है बड़ी तीज। कौन सी तीज आती है? बड़ी तीज। और इसी बड़ी तीज को क्या कहते हैं? कांजली तीज और सातुड़ी तीज। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वह। कांजली और सातुड़ी तीज वो है फेमस कहाँ की बताइए? बूंदी की। बोला याद हो जाएगा। गणगौर कहाँ का फेमस है? वो तो अलग अलग, गुलाबी गणगौर वो तो चलेगा फेमस, वो अलग हो जाएगी। अच्छा, भादुआ की कृष्ण तृतीया ने तो आवा है बड़ी तीज। छोटी तीज कब आती है?
वो आती है सावन में। ये किस में आई है? कृष्ण पक्ष में, लेकिन वो कहाँ आएगी? शुक्ल पक्ष में। इसी दिन सावन शुक्ल में आती है आखा तीज, इसे बोलते हैं आखा तीज। ठीक है, सावन में सांप निकलते हैं ना, सांप, तो कृष्ण पंचमी को, कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कब आती है, और नेवड़ा नवमी, ये नवमी को आएगी। नेवड़ा भी सांप को मारने के लिए नेवड़ा की पूजा होगी नवमी में, कृष्ण पक्ष में होगी, याद रखना। आज देखो एक प्रश्न गलत कर देते हैं बच्चे बार बार, क्या ये भाद्रपद है ना, भाद्रपद। देखो कृष्ण भगवान काले थे, कृष्ण भगवान क्या थे? काले, तो ये होगा कृष्ण पक्ष। राधा गौरी थी, वो होगी शुक्ल पक्ष के अंदर, याद रखना। अष्टमी को हुए थे कृष्ण जी, कृष्णाष्टमी, जिसे जन्माष्टमी बोलते हो ना तुम, वो राधा अष्टमी आती है शुक्ल में। बोलो याद हुआ? ठीक है। सबसे बड़ा त्योहारों का महीना कौन सा है? भादुओं का। किस लोक देवता की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को परवत्सर पशु मेला का आयोजन होता है? देखो पशु मेले काफी लगते हैं राजस्थान में। प्राचीन पशु मेला पूछे तो वो लगता है मल्लीनाथ जी का। किसका लगता है? लूणी नदी के किनारे, बालोतरा, ये बताया जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का लगता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो किसका लगता है? तेजा जी का। कहां पर लगता है? परवसर नागौर में। और ये जो मेला लगता है मल्लीनाथ जी का, वो चैत्र एकादशी को लगता है, कृष्ण पक्ष की। ठीक है, ये बात भी तुम याद रखना, एकादशी को ये मेला लगता है। आगे बढ़े। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ही में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है? यानी शिक्षा का अधिकार इनमें से कौन सा प्रावधान में नहीं है? ठीक है, चलो पढ़ो। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है। यह अधिकार बच्चों को प्राप्त है, बिल्कुल बच्चों को, यह बूढ़ों को नहीं है। इसके अनुसार बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने संबंधित माता पिता का कोई बाध्यता दायित्व नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो ये सारी बात ही सही है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 4, सभी कथन सत्य है, कोई बाध्यता नहीं है इसमें। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क के अंदर दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां, इसके अंदर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों में भी है क्या शिक्षा का अधिकार? मूल कर्तव्यों के अंदर भी। अब मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11, पहले कितने थे? 10, 11वां ये है शिक्षा वाला। शीतलाष्टमी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। बसीड़ा चित्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। मुख्य मंदिर चाकसू सील डूंगरी पहाड़ी में, उदयपुर में, वल्लभ नगर में स्थित है। बिल्कुल सारे ही ये जो बात है वो सही है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त है सभी। यह त्योहार जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, और बसीड़ा चित्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। मुख्य मंदिर और चाकसू में, सील डूंगरी में, उदयपुर में, वल्लभ नगर में स्थित है इसका मंदिर। ठीक है, और ये राइट उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर परीक्षण कर सत्य कथन का चुनाव करो। इसमें सत्य कथन बताना आपको। रबी की फसल की जुताई गर्मियों में प्रारंभ होती है, ये वही आ गया, ये करवा दिया, बार बार ऐसे टाइम नहीं कराएंगे। ठीक है, रिपीट हुआ है प्रश्न ये। मजार ए फकरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मजार ए फकरी का संबंध किस समाज से है? इसका जो संबंध है वो दाऊदी समाज से है, दाऊदी बोहरा समाज। चलो प्रश्न बताओ, दाऊदी बोहरा समाज से। बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां लगता है? तो ये लगता है मेरे भाई गलिया कोट। गलिया कोट कहां है?
डूंगरपुर में माही नदी के किनारे। गलियाकोट एक चीज के लिए फेमस हो रहा है, सोप स्टोन उद्योग के लिए। बात करते हैं ख्वाजा साहब की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान में सबसे बड़ा मुस्लिम जो मेला लगता है वो ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है। ये जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। मेला भी अजमेर में लगेगा। और इस दरगाह की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? मोहम्मद साबुद्दीन गोरी ने। गोरी ने इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या रखी थी? नींव। और ये ख्वाजा साहब जो आए थे वो किसके साथ आए थे? वो गोरी के साथ ही आए थे, पृथ्वीराज चौहान के समय। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक याद रखना, इसमें पीर किसे कहते हैं? चिश्ती संप्रदाय में पीर कहते हैं गुरु को, मुरीद कहते हैं शिष्य को, शिष्य। और वली किसे कहते हैं? वली कहते हैं उत्तराधिकारी को। नेक्स्ट पर्सन। दादू दयाल ने निम्न में से किस मुगल बादशाह से भेंट की थी? दादू दयाल मिला था अकबर से फतेहपुर सीकरी के अंदर जाकर, और इससे विशेष मामलों के ऊपर चर्चा करते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर दादू दयाल। दादू दयाल का जो निवारण हुआ था, निवारण निर्वाण, हाँ निर्वाण, वो कहाँ हुआ था? वो नारायणा हुआ था। नौरेणा भी कहते हैं इसे, नौरेणा या नारायणा। गुरुजी ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर। अब पूछे दादू दयाल का पनोरमा कहाँ है? पनोरमा किसका? दादू जी का। तो दादू जी का जो पनोरमा है वो कहाँ पर है? वह नौरेणा के अंदर। अब कुछ पनोरमा पूछेंगे आपसे, मैं मेन बता देता हूँ आपको। दुर्गादास राठौड़ का पनोरमा, अमर भगत का पनोरमा, और पन्ना ध्याय का पनोरमा, महाराणा प्रताप का पनोरमा। देखो दुर्गादास का है जोधपुर के अंदर। अमर भगत का जो पनोरमा है वो है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। और पन्ना ध्याय का पनोरमा है वो है उदयपुर के अंदर, डाबडोली उदयपुर। और प्रताप का चावंड। और प्रताप से तो कोई है ना, प्रताप आई हवाई अड्डा वगैरह कहाँ है? तो वो तो क्या करना, आप उदयपुर ही करना, प्रताप संबंधित कोई प्रश्न आए, ठीक है। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वामी श्रद्धानंद जी का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था? स्वामी श्रद्धानंद जी जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। शेखावाटी में सर्वाधिक सफलता मिली थी तात्या टोपे को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? पांडुरंग भट्ट। ठीक है, तो याद रखना तात्या टोपे की अगर अपने बात करें तो राजस्थान में 2 बार आया था ये। पहला आया था मांडलगढ़ से, दूसरा गया फिर बांसवाड़ा। तात्या टोपे जैसलमेर नहीं गया था, बाकी पूरी राजस्थान के अंदर भ्रमण करता है, जैसलमेर नहीं गया। तात्या टोपे का सहयोग किस किस व्यक्ति ने किया था? इसका सहयोग किया था केसरी सिंह ने, जोध सिंह ने। केसरी सिंह सलूम्बर का था, तो वो तात्या टोपे का क्या करता है? सहयोग करता है। जोध सिंह कोठारी काम का था, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसका सहयोग। इसको सर्वाधिक सफलता मिली थी वो शेखावाटी मिली थी, और ये जो है वो नरवर के जंगलों में पकड़ा गया था। 18 अप्रैल 1859 में इसको क्या दे दी? फांसी। और इसकी छतरी पूछे कहां पर है? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर बता दिया ना। निम्न में से कौन सा स्थल लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस कौन सा? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लकड़ी की मूर्तियां। निम्न में से कौन से स्थल की लकड़ी की पूछा ना, तो जेठाना लकड़ी की पूछा भाई इसने। लकड़ी की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ है?
जेठाना की। बस्सी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। दाबू प्रिंट कहाँ है? दाबू प्रिंट भी चित्तौड़ का है। कहाँ का है? मोलेला। मोलेला राजसमंद का है। क्या मिलती है यहाँ? मिट्टी में पकाई मूर्तियाँ, जिसे क्या बोलते हो? मोलेला में क्या बोलते हो? टेराकोटा। टेराकोटा। टेराकोटा के लिए कौन फेमस था? मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल। दो नाम याद रखना, एक नाम याद रखना कुदरत सिंह। कुदरत सिंह। एक नाम याद रखना करपाल सिंह। कुदरत सिंह है मीनाकारी के लिए, मीना, और मीनाकारी कहाँ की फेमस है भाई लोगों? जयपुर की। और करपाल सिंह जो है वो ब्लू पोट्री के लिए, ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री भी कहाँ की है? जयपुर में। दोनों को इसकी अपने बात करें तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना। देखो पोट्री रहा हूँ, एक तो याद रखना काली पोट्री, कैसे काली कैसे कोटा। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री है थाना गाजी अलवर की, थाना गाजी अलवर। और सफ़ेद और लाल पोट्री पूछे, सफ़ेद और लाल, वो जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर। बस बहुत ज़्यादा प्रश्नों को घुकाया आज, लगभग एक क्लास के अंदर ऐसे मान लो 100 प्रश्नों का आज आनंद आ गया करके। अब चाहिए एक दो बार और देख लेना 100 की स्पीड पे करके। ये पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जीके बाय अजय सर। थैंक यू ROU एस्पिरेंट। और बढ़िया पढ़ते रहो, लास्ट वाले दिन तो बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ना चाहिए। और ये देखो सारे दिन किताबों नहीं, एक आधा घंटा थोड़ा फ़ोन वाली क्लास देख लेते हो ना, उससे ये है कि थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है। किताबों को तो फिर याद नहीं होता वो पूरे दिन कितना ही पढ़ो। तो इसलिए ये क्लास कंटिन्यू देखना। और ये क्लास जो होगी वो टाइम क्या गुरुजी? ये रात को 9 बजे, रात को 9 बजे, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे ये PDF डाल दूंगा मैं।